नमस्कार, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेक्चर 2, ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में दोबारा से मतलब आगे का चैप्टर पढ़ते हैं इसके। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सिलेबस और फर्स्ट चैप्टर जो प्रबंध का है उसकी डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। ओके, अब आगे के चैप्टर में बढ़ते हैं। इसी चैप्टर में तो एक मेन पार्ट है इस चैप्टर का, वो है प्रबंध के उद्देश्य। ठीक है, प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैंने जब विशेषता पढ़ाई थी तब भी कहा था कि प्रबंध कैसा होता है। सेकंड नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक थी उसमें लिखा था कि पर्पसफुल होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? पर्पसफुल होता है। ओके, विदाउट पर्पस कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें जानना जरूरी है कि भाई प्रबंध के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं और हमारी बुक में जो दिया हुआ है प्रबंध, उसमें किस कैटेगरी में इसके उद्देश्यों को किन किन पार्टों में बांटा हुआ है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के हमने जब टाइप देखे तो हम जानते हैं कि 4 भागों में इस कैटेगरी को बांटा हुआ है। ओके, सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का पर्सनल ऑब्जेक्टिव और चौथे नंबर का ऑब्जेक्टिव है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन सा है? सोशल ऑब्जेक्टिव। लिख देता हूं। ओके, याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रबंध के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो 4 है। पहला प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। ओके, हम धीरे धीरे आराम से इस चैप्टर के इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से, क्योंकि एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ओके, तो धीरे धीरे आप देखिए। सबसे पहला कौन सा है? प्राथमिक उद्देश्य। बिल्कुल आपके समझ में आएगा कि भाई एक मैनेजमेंट जो है उसका जो वर्क करता है एक मैनेजर, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में वो क्या करेगा? जो संस्था में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, कर्मचारी, ठीक है, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, जो भी काम कर रहे हैं, उन्हीं सभी वर्गों की इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। ओके, सबसे पहले वो क्या करेगा? सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर। ओके, जो डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर है उनको सेटिस्फाई करने की प्रयास करेगा। उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, भाई एक्सपेक्टेशन सभी की होती है, स्टाफ की होती है। ठीक है, जो आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसकी भी एक्सपेक्टेशन होगी। ओके, तो उन सभी एक्सपेक्टेशनों को आपको क्या करना है? संतुष्ट करना है। ओके, मतलब आपके बिहेव में इस तरीके की कंट्रोलिंग पावर, मतलब ऐसा बिहेव होना चाहिए आपका। जैसे मैंने बताया था ना अभी लास्ट वीडियो में कि लीडरशिप वाला कंसेप्ट होना चाहिए। ओके, कोऑर्डिनेशन का भाव होना चाहिए एक मैनेजर। तो प्राथमिक उद्देश्य, यदि क्वेश्चन ऐसा बनता है कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत एक प्रबंधक संस्था में कार्य कर रहे सभी अलग अलग प्रकार के कर्मचारियों की इच्छाओं को संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करता है। लिख दोगे? ओके, आगे इसमें क्या लिखना कि संस्था जिस, अरे ये क्यों करता है वो, ये समझने का प्रयास करो। उससे क्या मतलब है भाई संतुष्टि प्रदान करने से? वो इसलिए जरूरी हो जाता है बेटा कि जो संस्था हम खोलते हैं उनके कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं, उनके कोई ना कोई गोल होते हैं, उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके, उन्हीं बेस पर वो काम करती है, करेगी ना। तो क्या होता है कि हम सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
तो क्या होगा, जिस उद्देश्य के लिए हमने संस्था खोली है ना, तो वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा और हमारी संस्था है वो सफल हो जाएगी। बट बड़े क्लियर शब्दों में उन्होंने बोल दिया है कि प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि भाई हमें सेटिस्फाई करना है सभी स्टाफ की एक्सपेक्टेशन को, बिकॉज जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हम क्या कर सके, अचीव कर सके। बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूं। ओके, क्लियर है ये प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई प्राथमिक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? क्या बन सकता है कि प्राथमिक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, किस स्टेप से वो काम करेगा, क्या करेगा प्राथमिक उद्देश्य में? भाई इच्छाएं तो संतुष्ट कर दी उसने, डिफरेंस वेरियस जो स्टेक होल्डर है उनकी इच्छाएं पूरी कंप्लीट कर दी, इच्छाएं संतुष्ट करते जा रहा है, बट वो करेगा कैसे, वो काम क्या करेगा प्राथमिक उद्देश्य में? क्वेश्चन आ जाए कि प्राथमिक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वस्तु व सेवाओं को कम लागत पर उत्पादन करना। वस्तु व सेवाओं का कम लागत में उत्पादन करना, यह पहला प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि भाई कोई संस्था है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है भाई कस्टमर को, ठीक है, तो जो भी गुड्स एंड सर्विस वो वहां पर उनका प्रोडक्शन चल रहा है संस्था के अंदर, तो एक मैनेजर का प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत ये रोल होता है कि वह क्या करे, लागतों पर कंट्रोल करे। जो कॉस्ट आ रही है, अधिक से अधिक कॉस्ट आती है कोई माल को तैयार करने में, उनकी लागतों को कम करने का प्रयास करे। ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर लागतें कम करने से होगा क्या? इससे यह होगा कि हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का दूसरा पॉइंट है उचित मूल्य पर वितरण, वो पॉसिबल हो जाएगा। हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेस्ट प्राइस में, अदर जो हमारी कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन है उनके कंपैरिजन में हम अपनी वस्तुओं की लागत कम करके माल को अच्छे रूप में तैयार करके क्या कर सकते हैं, उन्हें कम मूल्यों पर, मतलब एक उचित बेस्ट प्राइस पर मार्केट में ला सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी वस्तुएं अधिक से अधिक बिक्री होगी या नहीं होगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो चीज पढ़ ली कि पहले तो क्या करेगा, वो लागतों पर कंट्रोल करेगा, साथ में उचित मूल्य पर वितरण करेगा। सभी संसाधनों को क्या देगा, वो सभी संसाधनों को उचित पारिश्रमिक देना। एक क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के संसाधन कार्य करते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर यह है कि 3 संसाधन के रूप में संस्था चलती है। एक भौतिक फिजिकली रिसोर्सेस, दूसरा मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस, तीसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेस वित्तीय रिसोर्सेस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सभी संसाधनों को हमें क्या देना है, उचित पारिश्रमिक देना है। भाई क्या देना है, उचित पारिश्रमिक देना है। नेक्स्ट, प्राथमिक उद्देश्य में जो सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि संस्था को अधिक से अधिक लाभ अर्जित कराना। संस्था को अधिक से अधिक लाभ क्या कराना है, अर्जित कराना है। ओके भाई, एक बात बताइए, आपने लागत में कमी कर दी, आपने बेस्ट प्राइस में मार्केट में माल ले आए, ओके, रिसोर्सेस को भी आपने उचित पारिश्रमिक दे दिया, फिर भी संस्था को बेनिफिट नहीं हुआ, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, जो गोल है हमारे फिर फेल हो जाते हैं। तो याद रखना, संस्था को अधिक से अधिक भी हमें क्या देना है, लाभ अर्जित करा के भी देना है। ठीक है, लाभ कैसे अर्जित होगा भाई, कि आप जो भी वस्तु सेवाएं निर्मित कर रहे हो उनकी क्या करो, डिमांड मार्केट में बढ़ा दो। ओके, सप्लाई ये बढ़ा देंगे, डिमांड बढ़ाने का काम करता है।
और डिमांड कब बढ़ती है? जब आप अच्छी वस्तुएं देते हो समाज को, कस्टमर को अच्छी रेट में देते हो, ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ती है। तो याद रखना बेटा, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अच्छे से आप घर पर देखना, इसको बुक में भी मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं कि प्राथमिक उद्देश्य के माध्यम से एक मैनेजर क्या करेगा? सेटिस्फाइड द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर। ठीक है, और क्यों करेगा? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो भी ऑब्जेक्ट है ओके, उनको क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए क्या करेगा? वो सारे जो भी स्टेक होल्डर है उनकी एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करने का प्रयास करेगा। ओके, मैंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से वो प्राथमिक उद्देश्य कार्य करते हैं कि लागतों को कम करना, उचित मूल्य पर बेचना, और जो हमारे सभी संसाधन है संस्था में उनको उचित पारिश्रमिक देना, संस्था को अधिक से अधिक लाभ अर्जित कराना। ठीक है, आपको ये पूरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो बेटा, मेरे पढ़ाने के बाद आपको भी बुक में उसको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। ओके, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट आपकी भी जिम्मेदारी, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप इसे घर पर अच्छे से लर्न करो। और कोई प्रॉब्लम आती भी है आपको तो ये नंबर रहा मेरा, ओके, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है मेरा। ओके, आगे चलते हैं। सेकेंडरी फंक्शन, सॉरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ओके, अब देखो बेटा, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हेल्पफुल होता है किसके लिए? अचीविंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ओके, नहीं हुआ क्लियर? दोबारा बताता हूं कि सहायक उद्देश्य जो होता है वो किसकी प्राप्ति में सहायक होता है? प्राथमिक उद्देश्य की। मतलब कि एक मैनेजमेंट में जो हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं ना बेटा, वो पॉसिबल होता है जब हम सहायक उद्देश्य को अचीव कर ले। तो लिखा हुआ है हेल्पफुल अचीविंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ओके, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हेल्पफुल अचीविंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। विदाउट सेकेंडरी ऑब्जेक्ट आप अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते। ओके, अब बात करते हैं कि सर ये सहायक उद्देश्य, क्वेश्चन आ जाता है कि सहायक उद्देश्य जो होता है वो क्या है? तो लिखना सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। लिख दोगे? ओके, साथ में लिखना कि जो सहायक उद्देश्य होते हैं वो संस्था की आंतरिक प्रणाली में पर आधारित होते हैं, आंतरिक प्रणाली पर आधारित होते हैं। ओके, मतलब आपके इंटरनली सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास होता है। सेकेंडरी फंक्शन के माध्यम से जो आपकी संस्था में जो भी इंटरनली सिस्टम चल रहा है उसे मजबूत करने का प्रयास होता है। सहायक उद्देश्य उन्हीं चीजों पर कंसेप्ट पे काम करता है। ओके, अब आपको लोग ऐसा इंटरनली सिस्टम, व्हाट इज इंटरनली सिस्टम? तो मैंने बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने रिसोर्सेज होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। संसाधन 3 तरीके के होते हैं। कौन सा? एक होता है भौतिक, लिखा हुआ है देखिए, भौतिक, मानवीय और वित्तीय। याद रखना किसी संस्था में 3 तरीके के क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। पहला फिजिकल रिसोर्सेज, एक कौन सा है आपका? मानवीय ह्यूमन रिसोर्सेज, और एक होता है आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओके, कंप्लीट। ओके, तो इन तीनों के रूप में जो भी कोऑर्डिनेशन का काम हो रहा है ना उसे आंतरिक प्रणाली कहते हैं। ओके, एक संस्था में जो आंतरिक प्रणाली पर कार्य चल रहा है वो इन्हीं 3 संसाधनों को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है।
ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, समन्वय स्थापित करना है आपको इन तीनों रिसोर्सेज में। कौन कौन से में, भौतिक, मानवीय और वित्तीय। ओके, क्लियर, दिस क्लियर। अब ये तो क्वेश्चन का आंसर हुआ कि सहायक उद्देश्य क्या है। अब आ जाता है क्वेश्चन, आ गया 1 या 2 नंबर में कि सहायक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था ना कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, इसी तरीके से आ सकता है कि सहायक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि जो सहायक उद्देश्य होते हैं हमारे इंटरनली सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। और इंटरनली सिस्टम कौन कौन सा होता है, फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल। ओके, तो उन तीनों ही संसाधनों में क्या बनाए रखता है ये गुणवत्ता। आपके पास जितने भी संसाधन उपलब्ध है एक संस्था में, उनमें क्या बनाए रखनी है आपको, गुणवत्ता बनाए रखनी है, क्वालिटी बनाए रखनी है। आपके तीनों रिसोर्सेज में आपको क्या बनाए रखनी है, क्वालिटी बनाए रखनी है। ओके, अब आगे चलते हैं कि आप जो इंटरनली सिस्टम की बात कर रहे हो, ओके, वो सिस्टम आपका उचित समय पर, राइट टाइम और राइट प्लेस दोनों पर उपयोग हो। यदि ऐसे रिसोर्सेस का क्या मतलब, माना कि आपके पास रिसोर्सेस काफी है, फाइनेंशियल भी रिसोर्सेस काफी है, आपके पास मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेस भी काफी है, बट एक बात बताइए, आपने उसका सही समय पर आपने उसका उपयोग नहीं करा, सही स्थान पर उसका उपयोग नहीं किया, तो क्या उनसे रिजल्ट अच्छा मिल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ओके, आगे चलते हैं और उन तीनों संसाधनों में आपको क्या स्थापित करना है, समन्वय स्थापित करना है। ओके, अब आगे चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, जो है अपना कौन सा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बहुत ही छोटा है, क्वेश्चन यदि बनते हैं 4-4 नंबर में, मैक्सिमम वो इसमें से दे सकता है। ये भी अच्छा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, मैंने 3 संसाधन के बारे में फिर डिस्कस करूंगा। 3 संसाधन कौन कौन से थे, भौतिक, मानवीय, वित्तीय। जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो केवल ह्यूमन रिसोर्सेस के ऊपर फोकस कर रहा है, केवल ह्यूमन रिसोर्सेस के ऊपर क्या किया जा रहा है, इसमें फोकस किया जा रहा है। ओके, तो इस उद्देश्य के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, केवल मानवीय संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करते हैं बेटा, केवल मानवीय संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करते हैं। किसमें, व्यक्तिगत उद्देश्य में। क्वेश्चन आता है व्यक्तिगत उद्देश्य में किससे रिलेटेड है, मानवीय संसाधन से। ओके, मानवीय संसाधनों को संतुष्ट किया जाता है। और यह भी कहा गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है अपने अदर रिसोर्सेज से बहुत डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही है, हमारे पास चाहे भौतिक संसाधन हो, हमारे पास चाहे वित्तीय संसाधन हो, परंतु हमारा जो ये दोनों संसाधनों को संचालित कौन करता है, हमारा कौन सा, ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्रोल करता है। तो याद रखना कि मानवीय संसाधनों को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे दोनों संसाधनों को कौन कंट्रोल कर रहा है, अपना मानवीय संसाधन कंट्रोल कर रहा है। ओके, ये इसलिए यह अन्य संसाधनों से क्या है, अलग अलग है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन बनता है कि भाई व्यक्तिगत उद्देश्य में जो मानवीय संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो कितने टाइप के होते हैं। ओके, कितने टाइप के होते हैं, तो बेटा पहला होता है उद्यमी, दूसरा होता है प्रबंधक और तीसरा होता है कर्मचारी। ओके, मानवीय संसाधनों में ये 3 कैटेगरी आती है, कौन कौन सी, उद्यमी, प्रबंधक और कर्मचारी। ओके, अब आपको क्या करना है, यदि आप मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हो ना, तो आपको उद्यमी और कर्मचारी इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है। क्या बनाए रखना है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है। आपको समन्वय स्थापित करना है इन दोनों के बीच में। ओके, यदि उद्यमी कोई ऑर्डर देता है कर्मचारी को, तो कर्मचारी तक पहुंचाने का कार्य प्रबंधक का है। कर्मचारी यदि कोई शिकायत करते हैं किसी चीज से रिलेटेड, तो वो प्रबंधक उद्यमी तक पहुंचाता है। तो ये जो समन्वय का भाव है, जो मैनेजमेंट के हाथ में है।
ओके, तो व्यक्तिगत उद्देश्य यही कहता है कि जितना हो सके मानवीय संतुष्ट मतलब मानवीय संसाधनों पर अधिक से अधिक बल दे, उनकी संतुष्टि अधिक से अधिक करें। ओके, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारे अन्य जो रिसोर्सेज हैं वो चलते हैं। ओके, अब लास्ट है अपना सामाजिक उद्देश्य। कौन सा? सामाजिक उद्देश्य। बहुत ही छोटा है ये भी। याद रखना कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, कोई संस्था चला रहे हो। ओके, संस्था बहुत ज्यादा लाभ भी अर्जित कर रही है, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, डिमांड भी अच्छी है उसके माल की, सप्लाई भी अच्छी है, सब कुछ बेटर है। पर मुझे बताइए, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है अपने रिसोर्सेज कहां से प्राप्त करते हैं, संसाधन कहां से प्राप्त करते हैं? भाई कहां से प्राप्त करते हैं? समाज से तो प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करेंगे? सोशल, ठीक है, समाज से प्राप्त करते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए किसी समाज से हमने क्या कोई वस्तु प्राप्त की, कच्चा माल लिया, हम क्या करेंगे? उस कच्चे माल को और ज्यादा डेवलप करके और ज्यादा उपयोगी बनाकर पुनः समाज को प्रोवाइड करा देंगे। ये होता है ना, ये रोल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? समाज से ही माल ले रहा है, रिसोर्सेज ले रहा है और अच्छा उपयोगी बना के उस प्रोडक्ट को वापस समाज को दे रहा है। यही सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम जो समाज से रिसोर्सेज ले रहे हैं ना, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे से अच्छा वस्तु का निर्माण करके हम समाज को दें, उनमें अच्छे से अच्छे परिवर्तन करके समाज को दे, जिससे समाज का भी क्या हो सके? भला हो सके, समाज में जिससे क्या रोजगार भी उत्पन्न हो सके। तो इस तरीके से हमारे यहां पर मैनेजमेंट के ये सारे उद्देश्य मैंने अभी बताए हैं। मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है कितने प्रकार के होते हैं, एक बार आप देख लेते हैं। प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। ओके, क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आंसर देने होते हैं कि प्राथमिक उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो ये है। सहायक उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो ये है। तो याद रखना, प्राथमिक उद्देश्य जो होता है उसको अचीव जब कर पाते हैं जब हम अपने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पर बहुत अधिक से अधिक ध्यान दे सके, उसके इंटरनली सिस्टम पर मजबूत कर सके, उसमें कोऑर्डिनेशन का भाव रख सके, तब हम आराम से अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ओके, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मेन क्या फंडा है कि सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर। ओके, नेक्स्ट व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य में कौन से रिसोर्सेज की ज्यादा बात हुई है? ह्यूमन रिसोर्सेज की। बोला गया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज होता है हमारे अन्य रिसोर्सेज से बहुत डिफरेंट होता है, इसलिए हमें उनको संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा है। कौन कौन से में बटा है? एक उद्यमी, दूसरा प्रबंधक, तीसरा कर्मचारी। ओके, सामाजिक उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक उद्देश्य में क्या लिखना है आपको कि हमारा जो भी संस्था जो भी संसाधन प्राप्त करती है, कहां से प्राप्त करेगी? समाज से, और उसमें क्या करेगी? वस्तु व सेवा में परिवर्तन कर कर समाज को पुनः दे देगी और ज्यादा उपयोगी बनाकर समाज को दे देगी। ओके, इट इज क्लियर। आपको ये चारों उद्देश्य कंप्लीट हो गए, आपके चारों उद्देश्य कंप्लीट हो गए। ओके, आपको समझ में आ गया, मुझे पता है, परंतु आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी यही है कि आपको क्या करना है, घर पर इन चारों उद्देश्यों को और अच्छे से पढ़ना है। बेटा ऐसे काम नहीं चलता कि यदि आप यहां आपने इसको सुन लिया, उसके बाद आपने अपनी बुक में लर्न नहीं किया, रीडिंग नहीं की, तो इससे आपका क्या होगा? आपको ये तो पता चल जाएगी प्राथमिक उद्देश्य क्या है, पर आपकी जो नॉलेज है और ज्यादा डेवलप नहीं होगी। इसलिए बुक में अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक है। बुक्स के अंदर पढ़ने से आपको क्या होगा कि इसमें और ज्यादा आपको इंटरनली आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसके कॉन्सेप्ट। मैंने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, वो तो पूरा क्लियर कर दिया है, आपको बुक में रीडिंग करना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसी चैप्टर में बात की गई है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। किसकी? स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट के क्या क्या स्रोत होते हैं। ओके, काफी क्वेश्चन आता होगा कि समझ में नहीं आता कि सर मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है,
मैनेजमेंट का क्षेत्र क्या है, मैनेजमेंट किस तरीके से कार्य करता है, तो हम बड़े शॉर्टली इसको समझ सकते हैं। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। 6 नंबर लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक, ठीक है। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, ये जान लीजिए स्कोप क्या होता है कि मैनेजमेंट के कार्य में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या हम कर सकते हैं, ये है ना बेटा, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने ये रूप दे दिया फंक्शनल एरिया, कि मैनेजमेंट के क्या क्या कार्य क्षेत्र होते हैं भाई, मैनेजमेंट के कौन कौन से क्रियात्मक क्षेत्र होते हैं, मैंने ये रूप दे दिया इसको, ओके। अब इस रूप को भी मैं क्या करता हूं, डिवाइडेड कर देता हूं। सबसे पहले बिजनेस और नॉन बिजनेस, आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। व्यावसायिक, यहां लिख देता हूं आपके लिए, व्यावसायिक, ओके, और यहां लिख देता हूं गैर व्यावसायिक, ओके। 11th क्लास में पढ़ा है क्या आपने, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल क्रिया फंक्शन पढ़ा है, पढ़े हो तो समझ में आ जाएगा कि व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक में क्या अंतर है। मैं आपको बता देता हूं डिफरेंस क्या है, कि जो बिजनेस होता है वो किस लिए कार्य करता है, भाई पैसा कमाने के लिए, इसका मुख्य इंटेंशन होता है बिजनेस करने वाले का लाभ कमाना, लाभ अधिक से अधिक कमाना, ये होता है ना बिजनेस वालों का, ओके। और डिफरेंस क्या है गैर व्यावसायिक में, गैर व्यावसायिक वालों का सेवा करना उद्देश्य होता है, ना कि लाभ कमाना, ओके। इतना सा डिफरेंस है। अब सुनो, मैंने एक चीज बोली थी आपको कि मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, बोला या नहीं बोला था। फर्स्ट अपने जो वीडियो है लेक्चर फर्स्ट का, उसमें मैंने बोला था कैरेक्टरिस्टिक में लास्ट में कि मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, ओके, यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो बेटा ये वीडियो को आप देखते रहिए, कोई कॉन्सेप्ट आपका पीछे छूट जाता है तो अगले वीडियो में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। तो वीडियो कंटिन्यू देखना आप, उसके बाद पहला लेक्चर फिर दूसरा, ओके, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है। तो बिजनेस में क्या होगा, अधिक से अधिक लाभ कमाना, और गैर व्यावसायिक में क्या है, सेवा कमाना, लाभ का उद्देश्य के रूप में काम नहीं किया जाता इसमें, ओके। तो हम क्या पढ़ रहे थे, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, 2 क्षेत्र होते हैं, एक तो व्यावसायिक होता है और एक होता है गैर व्यावसायिक, ओके। तो हम बात करते हैं सबसे पहले व्यावसायिक की, कौन सा, व्यावसायिक। आप मुझे बताइए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप एज ए मैनेजर पद पर काम कर रहे हो, मैनेजमेंट का काम आपका है, तो भाई आप कहां पर काम कर रहे हो, किसी बिजनेस, किसी कंपनी में, जिसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। तो आपका सबसे पहला जो स्कोप होगा वो होगा प्रोडक्शन एरिया में, प्रोडक्शन एरिया में मतलब उत्पादन, उत्पादन क्या करना है, उत्पादन कितना करना है, उत्पादन कितना करना है, उत्पादन क्यों करना है, तो ये जो सारी प्लानिंग होगी वो किसके क्षेत्र में आता है, मैनेजमेंट वाले के क्षेत्र में, ओके। तो यहां पर प्रोडक्शन जो मैनेजमेंट होता है उसमें उत्पादन से संबंधित जो भी कार्य है वो मैनेजमेंट के क्षेत्र में शामिल होते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं, ओके। अब केवल प्रोडक्शन करने से काम तो चलेगा नहीं, ओके, प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको सामग्री भी लानी पड़ेगी, ओके, कच्चा माल लाना, ठीक है, कच्चे से पक्के में इसको कन्वर्ट करना। तो आपको क्या करना है, एक एरिया हो जाता है इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब सामग्री प्रबंध। सामग्री प्रबंध में प्रबंध का क्या एरिया है कि कच्चा माल खरीदना, कितना माल खरीदना है, कितना नहीं खरीदना, ये सारी चीजें इसमें होगी। नेक्स्ट मार्केटिंग, नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो क्या होता है कि हम प्रोडक्शन कर लेते हैं,
सामग्री भी हमने ले आए, प्रोडक्शन भी कर लिया। अब क्या करेगा कि एक निर्माता अपनी वस्तु को मार्केट में निकालेगा बेचने के लिए, वो चाहेगा कि कस्टमर तक वो वस्तु जाए, तो उस बीच में उसको कई सारे प्रोसेस के काम करने पड़ेंगे। उसे विज्ञापन करना पड़ेगा, उसे सेल प्रमोशन करना पड़ेगा, ये सारे फंडे उसको करने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे कि भाई जितना इजीली हो सके हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर तक पहुंचा दे, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा प्रयास करने का प्रयास करूं। ओके, तो यहां मार्केटिंग मैनेजमेंट, यहां पर एक प्रबंध मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी कार्य होगा अपने अंतर्गत शामिल करेगा। ओके, अब बात करते हैं फाइनेंशियल। कौन सा? फाइनेंशियल। केवल प्रोडक्शन, इन्वेंट्री और मार्केटिंग से काम नहीं चलता है, हमें वित्त का भी प्रबंध करना पड़ेगा। हम ये भी सोचेंगे कि हमारे कंपनी में कितना कौन इन्वेस्ट करेगा, हम किसको शेयर बेचे या कोई भी जो भी है, हम जिस माध्यम से पैसा लेना चाहते हैं, हम कहां से लोन ले, कितने प्रतिशत में ले, हमारे पैसे का जुगाड़ कहां से करें, ये सारे कार्य करने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? मैनेजमेंट की। तो यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी कार्य किया जा सकता है। ठीक है, जो संस्था की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करता है। ओके, तो ये हो गए अपने 4 स्कोप। कहां पर? बिजनेस के अंदर। ऑफिस मैनेजमेंट का भी काम होता है। ऑफिस मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक संस्था या एक उपक्रम जो भी कार्य कर रहा है उसमें कोई कानूनी कागजात, कोई परमिशन लेना या कोई भी अन्य कार्य, वैकेंसी निकालना, रोजगार देना, उससे रिलेटेड जो भी नीति तैयार की जाती है वो कहाँ होगी? ऑफिस में। और ऑफिस के कार्य को मैनेज करने के लिए भी एक मैनेजमेंट की आवश्यकता, मैनेजर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफिस मैनेजमेंट का कार्य भी कर सकता है। इस एरिया में भी स्कोप है अपने पास। ओके, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन प्रबंध। परिवहन की आवश्यकता अत्यंत होती है। यदि आप बड़े लेवल पर स्तर पर कार्य कर रहे हो, आप चाहते हो कि हमारा माल एक सिटी से अदर सिटी या हमारा माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए, ओके, तो ये पॉसिबल तो नहीं कि हम पैदल पैदल उस माल को बेचेंगे, हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो माल कितना जा रहा है, कितना वहां से आ रहा है, कच्चा माल जो भी है अपना एक्साइजेड जो परिवहन संबंधित, तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए भी हमें एक मैनेजर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस क्षेत्र में भी, इस कार्य में भी आपके मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। मैं वो चीजें बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन ही क्या है कि स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, कि एक मैनेजमेंट की किसी कहां पर किस जगह कार्य की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मैंने बताया कि बिजनेस वाले एरिया में एक मैनेजमेंट यहां पर अपना कार्य कर अपनी सेवा दे सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य, यदि आपका माल एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, दूसरे देश से माल आ रहा है, तो उसकी देखरेख करने के लिए भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैनेजर रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट के लिए यहां भी आपका एक स्कोप एरिया बिल्कुल तैयार। ओके, इट इज क्लियर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भाई संस्था में क्या होता है कि प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है कच्चे माल से, ठीक है, पक्के माल में डेवलप होता है, सब कुछ होता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे करते हैं व्यक्ति जो अपनी संस्था में रिसर्च करते रहते हैं कि यार समाज से हम जो भी रिसोर्सेज दे रहे हैं और उन्हें यूजफुल बना सके, क्या हम और क्या नया कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या इनोवेशन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा यूजफुल कैसे बना सकते हैं पब्लिक के लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां मैनेजर यहां भी स्कोप लेके आता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्षेत्र में भी आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी? एक मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारे जो भी है ना स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, वो बिजनेस एरिया में,
और मैंने बताया था बिजनेस और नॉन बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस वाला अपना उसका बिल्कुल इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, और जबकि नॉन बिजनेस का सेवा सर्विस देना, ना कि कोई प्रॉफिट अर्न करना। अब बात करते हैं अपन यहां पर लास्ट गैर व्यावसायिक मैनेजमेंट की, ठीक है, कि सर नॉन बिजनेस एरिया में एक मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ सकती है, कौन कौन से कार्य में पड़ सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है पब्लिक यूटिलिटीज। ओके भाई, क्या होता है कि जो भी आप सेवा दे रहे हो तो आप क्या करोगे, पानी, बिजली, इनकी सेवा जिसको पब्लिक को प्रोवाइड करा सको, उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है नॉन बिजनेस, यदि वो बिजली पानी की सेवा देना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए कोई भी किया गया कार्य, उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये सारे कार्य नॉन बिजनेस एरियाज में आते हैं। ओके, नेक्स्ट एजुकेशन। ओके, एजुकेशन की सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा इजी करने के लिए क्या होता है, मैनेजर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भी नॉन बिजनेस एरिया में आता है कि एजुकेशन मैनेजमेंट का भी कार्य किया जा सकता है। सिक्योरिटी, प्रतिरक्षा प्रबंध, अपने सैन्य संगठन को बढ़ाना, अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए जो किया गया कार्य, उसके लिए भी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां भी ये भी नॉन बिजनेस एरिया में आता है। और उसके बाद लॉ, टेक्नोलॉजी, कानून प्रबंध और तकनीकी प्रबंध के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होगी, एक मैनेजर की आवश्यकता होगी, एक मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी। तो इसी तरीके से हमने पढ़ा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, जिनको फंक्शनल एरिया को हमने दो भागों में, पार्टों में डिवाइडेड किया, एक बिजनेस एरिया, एक नॉन बिजनेस एरिया। ओके, तो बिजनेस एरियाज में हमने प्रोडक्शन से लेके अकाउंटिंग तक का कार्य देखा था कि इसमें भी आपका स्कोप है मैनेजमेंट का, और एक नॉन बिजनेस एरियाज में भी हम मैनेजमेंट को उपयोग में ले सकते हैं। तो हम इसी प्रकार इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और हम पढ़ेंगे इसका एक मेन टॉपिक पहले चैप्टर का, वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद।